पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा अभूतपूर्व ऐतिहासिक राजनीतिक भूकंप आया है जिसने भारतीय लोकतांत्रिक और दलीय व्यवस्था की पारंपरिक बुनियाद को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कोलकाता के उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रति चंद्र बोस उस महत्वपूर्ण फैसले पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके विद्रोह नेता रतरवत बैनर्जी को विपक्ष का नेता यानी लीडर ऑन ऑफ अपोजिशन के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। यह फैसला महज एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति का एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जो यह साबित करता है कि लोकतंत्र में संख्या, बल और विधायकों की अपनी स्वतंत्र आवाज किसी भी राजनीतिक आका के एक तरफा फरमान से बहुत बड़ी होती है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों ने रतरवत बैनर्जी के समर्थन में खुलकर बगावत का झंडा बुलंद किया है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अब एक नई लोकतांत्रिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया की एंकर की तरह आलस मत दिखाइए, लाइक बटन को दबाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें और हमें कमेंट्स में बताइए आप भारत के किस शहर या फिर राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं बदलती। कोलकाता उच्च न्यायालय में जब यह पूरा मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो सभी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि न्यायपालिका विधानसभा के भीतर होने वाली इस अभूतपूर्व खींचातान पर क्या रुख अपनाती है। वरिष्ठ तृणमूल नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था ताकि रतरवत बैनर्जी की नियुक्ति को चुनौती दी जा सके, लेकिन न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में प्रश्न दृष्टया से ऐसा कोई भी आधार मौजूद नहीं है जो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग को सही ठहरा सके। अदालत ने यह बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस यानी सुविधा का संतुलित किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नहीं झुकता है। अदालत सभी संबंधित पक्षों को आगामी 3 सप्ताह के भीतर अपने अपने हलफनामे दाखिल करने और उसके बाद 2 सप्ताह जवाब देने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 28 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है। इस दौरान रतरवत बैनर्जी विपक्ष के नेता के रूप में बने रहेंगे और विधानसभा की कार्यवाही में इस महत्वपूर्ण पद पर अपना वर्चस्व रखेंगे। इस पूरे विवाद में केंद्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है विधायकों का संख्या बल, जो कि संसदीय व्यवस्था की असली धड़कन होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के रूप में बैठे तृणमूल कांग्रेस के पास कुल 80 विधायक मौजूद हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष रति चंद्र बोस के सामने यह चुनौती आई कि असली विपक्ष का नेता किसे माना जाए, तो उनके सामने 28 विधायकों का वह विशाल समूह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ जिन्होंने एक सुर में रतरवत बैनर्जी को अपना नेता स्वीकार कर लिया था। रतरवत बैनर्जी के मीडिया के सामने आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दावा भी किया कि उनके खेमे में विधायकों की संख्या अब बढ़कर 65 तक पहुंच गई है, जबकि विरोधी में महज 14 विधायक बचे हैं और यह विधायक फिलहाल जेल में है। यह विशाल संख्या बल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने ही जमीनी नेताओं और विधायकों की नब्ज पकड़ने के लिए पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, जिसके कारण आज उनके हाथों में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व पूरी तरह से फिसल चुका है। इस राजनीतिक नाटक में एक और बेहद रहस्यमय और गंभीर पहलू तब जुड़ गया जब रतरवत बैनर्जी और उनके सहयोगी विधायक संदीप नसा ने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर एक बहुत ही बड़ा आरोप मोड़ दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने यह दावा किया कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने के लिए जो प्रस्ताव पार्टी की तरफ से पेश किया गया था उसमें कई विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। यह आरोप महज राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे एक गंभीर आपराधिक जांच का रूप ले लिया। पश्चिम बंगाल की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID ने इस कथित जालसाजी के मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और यह तक कि तृणमूल महासचिव अभिषेक बैनर्जी से भी जांचकर्ताओं ने पूछताछ की है। इसके साथ ही वरिष्ठ अभिवक्ता और तृणमूल सांसद कल्याण बैनर्जी को भी CID के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया गया, जिस पर आश्चर्य जताते हुए उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि एक वकील से उसके मुआ वकील के मामले में पूछताछ कैसे की जा सकती है। कोलकाता उच्च न्यायालय में हुई बहस के दौरान एक बहुत ही मौलिक संवैधानिक प्रश्न भी उठकर सामने आया है, जिसने अध्यक्ष की शक्तियों को एक नई कसौटी पर खड़ा कर दिया।
अदालत ने अध्यक्ष के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब पार्टी नेतृत्व का प्रस्ताव पहले से संभावित था तो विद्रोह विधायकों के बाद वाले प्रस्ताव को महज कुछ दिनों के भीतर कैसे स्वीकार कर लिया गया। अदालत का मानना था कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह मांग करता है कि अध्यक्ष किसी भी निष्कर्ष पहुंचने से पहले सभी संबंधित पक्षों का बात पूरी तरह से गंभीरता से सुने। दूसरी ओर विद्रोह गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अभिवक्ता तिलक बोस ने पुरजोर तरीके से सतर्क कर दिया कि विपक्ष के नेता का पद सदन के दैनिक कामकाज से जुड़ा है और अध्यक्ष को यह आकलन करने का पूरा अधिकार है कि किस दावेदार को विपक्षी विधायकों का विशाल बहुमत प्राप्त है। इस राजनीतिक उठापटक का असर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा की दैनिक कार्रवाई और सत्ता के गलियारों पर भी पड़ने लगा है। ममता बनर्जी के वफादार माने जाने वाले 5 प्रमुख विधायक, जिनमें शोभन देव चट्टोपाध्याय, कुणाल घोष, मदन मित्रा, अब्दुल रहीम बख्शी और अशोक देव शामिल है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से एक विशेष मुलाकात की। इन नेताओं की स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे रतवत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ विधानसभा में एक साथ नहीं बैठेंगे और न ही विधानसभा में बोलने के लिए समय आवंटन की मांग रतवत बनर्जी के माध्यम से करेंगे। अधिकारी ने भी इस पूरी राजनीतिक स्थिति का कूटनीतिक रूप से फायदा उठाते हुए इन निष्ठावान विधायकों को संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उस दिन और भी ज्यादा नाटकीय हो गया जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट राज्यपाल RN रवि के औपचारिक संबोधन के साथ हुई। कोलकाता उच्च न्यायालय का यह फैसला और पश्चिम बंगाल विधानसभा का यह पूरा संकट भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जो यह बताता है कि सत्ता का अहंकार कभी भी संख्या बल के सामने नहीं टिक सकता। यह इस बात को मजबूत से प्रमाणित करता है कि जब भी किसी विधानसभा के भीतर बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा एक तरफ खड़ा होता है तो अदालत भी केवल राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मनमाने आदेश के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया सीधे हस्तक्षेप करने से बचती है। अब सभी की नजरें आगामी 28 जुलाई की अंतिम सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत सभी पक्षों के दावे का दूध और पानी का पानी करेगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह ऐतिहासिक राजनीतिक लड़ाई पश्चिम बंगाल के भविष्य को किस नई दिशा में ले जाती है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।